सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीटी आई। आप सबका स्वागत है पावर पॉइंट के एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं ड्राइंग और एडिटिंग ग्रुप को। ड्राइंग ग्रुप में आपको सबसे पहला ऑप्शन जो दिखता है वो है टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। ये मैंने कर दिया आप इंसर्ट। अब इसको ज़रा फुल पेज, ये मैंने कर दिया फुल पेज। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पूरे स्लाइड में ये पूरा जो पिक्चर है वो आ चुका है। अब इसके ऊपर अगर मुझे कुछ लिखना है, जिसमें कि कुछ भी लिखना हो सकता है, जैसे कि कुछ भी क्या बोला, अब इसका नाम ही समझ लीजिए। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स पे आऊँगा और वहाँ से मुझे एक प्लस जैसा सिंबल दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कर्सर कुछ ऐसा बन चुका है। इसके बाद मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा, तो आपके सामने एक डॉटेड टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा जिसमें कि आप लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको, अभी क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो मैंने यहाँ पर वाइट कर दिया है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोटिंग। ये मैंने फ्लोटिंग लैंटर्न लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं कि मतलब जब आप पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है तो आप बिंदास ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई पिक्चर के ऊपर तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नया स्लाइड लेते हैं, उसमें पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। और एक मान लीजिए मैं ये वाला पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जहाँ पे यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने टाइप कर रहा हूँ कुछ, तो देख सकते हैं पिक्चर में नहीं आ रहा है। इस टेक्स्ट बॉक्स को भी डिलीट कर देते हैं सो दैट कोई इशू ही नहीं रहेगा। अब जब मैं टाइप कर रहा हूँ कहीं पे भी नहीं आ रहा है, देख सकते हैं मैं भले ही टाइप कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से लेकिन कहीं पे भी नहीं आ रहा। सो आप अब समझ चुके होंगे कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शेप्स के ऑप्शंस पे। शेप्स का ऑप्शन आपको कैसे समझेगा, इसके लिए एक नया स्लाइड ले लेते हैं। चलिए, ये मैंने एक नया स्लाइड ले लिया। अब इसमें अगर मुझे कोई भी शेप इंसर्ट करना हो, जैसे कि मैं ये स्क्वायर इंसर्ट कर देता हूँ। ये स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये एरो वगैरह हो गए। तो ऐसे शेप्स आप जितना जो भी शेप्स चाहे वो इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको कोई कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्शन बटन्स वगैरह वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था आपका शेप्स वाला ऑप्शन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आपके अरेंज ऑप्शन पे। अरेंज, इसमें क्या है कि इसके लिए सबसे पहले ये पीछे वाले बॉक्स को हटा देते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं ये है आपका स्क्वायर और ये आपका ओवल शेप का सर्कल है। मैंने इसको एक के ऊपर एक रखा है, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको दिख जाए ठीक से। फॉर्मेट एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कलर लिया है हमने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आगे पीछे एक के ऊपर एक है। अब अरेंज ऑप्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ से अरेंज पे आता हूँ, तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ब्रिंग टू फ्रंट। इसका मतलब कि आपका ये जो है सर्कल ये इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये अभी ऑलरेडी ऊपर है, तो सबसे हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल ऊपर आ गया और सर्कल पीछे चला गया। वहीं अगर सेंड बैक करूँगा तो रेक्टेंगल वापस पीछे चला जाएगा और सर्कल ऊपर। ऐसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है। ये देखिए, ब्रिंग फॉरवर्ड में आगे आ जाता है, सेंड बैकवर्ड में पीछे चले जाता है, तो सेम ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अपने ग्रुप ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स में मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो शेप है, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे रखा है। दो शेप को अगर मुझे एक साथ मूव करना है कहीं पे, अभी जैसे मैं सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ तो सर्कल मूव हो रहा है, लेकिन आपका स्क्वायर जो जहाँ पे है वहीं पे रह रहा है। ऐसा अगर नहीं चाहिए मुझे और दोनों साथ में अगर मूव करवाना है, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करूंगा और इसको भी सिलेक्ट करूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं दोनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए आपको आपके कीबोर्ड से कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों सिलेक्ट हो चुका है। अब अरेंज पे आता हूँ मैं। यहाँ से ग्रुप का ऑप्शन अनेबल हो चुका है। अनेबल होने के बाद मैं ग्रुप पे जैसे क्लिक करूँगा, आपका ये दोनों भी शेप एक ग्रुप में जॉइंट हो चुका है। जैसे कि अब मैं इसको जब भी मूव करूँगा दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अपने दूसरे ऑप्शन पे, जो है कि अनग्रुप। अनग्रुप के लिए आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले तो आपके ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट को। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम आ जाएंगे अनग्रुप वाले ऑप्शन पे। अनग्रुप पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आपके जो दोनों शेप है वो अलग अलग हो चुके हैं। मतलब अब मैं किसी एक को मूव करूंगा तो दोनों एक साथ मूव नहीं होंगे। देख लेते हैं, मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया स्क्वायर को, और ये मैं इंडिविजुअली मूव कर पा रहा हूँ स्क्वायर को। अब मैंने ऊपर से लाकर नीचे रख दिया स्क्वायर को, ठीक है। इसके बाद मैं रीग्रुप का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। रीग्रुप, अब मैंने रीग्रुप के लिए सिर्फ एक ही को सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे सर्कल को सिलेक्ट किया या फिर स्क्वायर को, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से रीग्रुप कर सकते हैं। लेकिन रीग्रुप का ऑप्शन तभी आपका काम करेगा जब आपने पहले ऑलरेडी ग्रुप किया होगा, ठीक है।
तो अभी मैं रिग्रुप कर देता हूँ। जैसे मैंने रिग्रुप किया, अब देख सकते हैं कि दोनों साथ में मूव हो रहा है वापस। तो आई होप आपको ये तीन ऑप्शन भी ठीक से समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अलाइन ऑप्शन पे। अलाइन ऑप्शन के लिए आपको, ये मैंने यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है, ये सेंटर पे रखा। अब यहाँ से अलाइंस में पहला ऑप्शन लेफ्ट का है। तो देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम आपके स्लाइड के लेफ्ट में आ चुका है। सिंपली आपने यही जो फीचर्स है आपने इसमें भी यूज़ किया है यहाँ पे, बट ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए होता है। अब यहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अलाइन सेंटर, अलाइन में राइट। तो ऐसे ही आपको बाकी सारे ऑप्शन भी दिख जाएंगे, जैसे कि टॉप है, बॉटम भी है, टॉप मिडल बॉटम, ऐसे ऑप्शन दिख जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ऐसे ऑप्शंस दिख जाएंगे जिसको कि आप अपने ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रोटेट वाले ऑप्शन पे। इसके लिए सबसे पहले इसको लाते हैं सेंटर में। सेंटर में लाने के बाद अरेंज पे आके रोटेट वाले ऑप्शन पे आएंगे। अब जैसे मैं रोटेट 90 डिग्री पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 90 डिग्री रोटेट हो चुका है। मतलब ये जब नीचे था, पहले ये नीचे था ऐसा, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो चुका है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं रोटेट में आकर लेफ्ट में अगर 90 डिग्री लेफ्ट करूँ तो वापस नॉर्मल पे आ गया। फ्लिप वर्टिकली मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाएगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टली मतलब सेम होगा, उसका ऑपोजिट। मतलब अगर मैंने वर्टिकल किया तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और हॉरिजॉन्टल किया तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, बात एक ही है। आगे बढ़ते सिलेक्शन पेन की तरफ। सिलेक्शन पेन का मतलब क्या है कि अभी आपके पास देख सकते हैं ये पहला ग्रुप, ये पे हमने ग्रुप कर रखा है ओवल। जैसे मैं ओवल पे आता हूँ ये ओवल सिलेक्ट हो गया, रेक्टेंगल पे आता हूँ रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया, और ये ग्रुप है मतलब। और ये क्या है, कनेक्शन एल्बो 7, मतलब आपका ये जो है, ये वाला शेप जो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है बट इसको यूज़ अभी तक किया नहीं है, ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि आपने अगर बहुत कुछ लिया हुआ है और आपको सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिलेक्शन पेन का यूज़ करके, सिलेक्शन पेन इस ऑप्शन का यूज़ करके आप इनमें से जो भी आपको चाहिए, जैसे कि अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट करना है और मुझे इसको सिलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अब मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अब मैंने यहाँ पर तो कर दिया, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं यहाँ से कनेक्शन एल्बो पे क्लिक करूँगा। मतलब अगर मैं ओवल पे क्लिक करूँगा तो ये ओवल क्लिक सिलेक्ट हो गया। लाइकवाइज अगर मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा तो आपका जो स्क्वायर शेप था रेक्टेंगल में वो सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं कनेक्शन टू एल्बो पे क्लिक करूँगा तो ये वाला सिलेक्ट हो गया। और जैसे मैं ग्रुप 13 का मतलब ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप करके रखा हुआ है ना, इसलिए वो ग्रुप 13 आ रहा है। अगर मैं इसको एक बार अनग्रुप कर देता हूँ, अब मैं यहाँ से अनग्रुप कर रहा, अब मैंने अनग्रुप कर दिया तो ग्रुप गायब हो गया, ठीक है। तो अब आपके सामने कनेक्शन एल्बो, ओवल एंड रेक्टेंगल, ये तीन ही ऑप्शन है। वैसे ही जैसे जितने आप इंसर्ट करते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स, उतने आपको यहाँ पे नंबर बढ़ते जाएगा सारे ऑब्जेक्ट्स का, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। शो ऑल मतलब ये सारे आपको शो होने वाले, हाइड ऑल मतलब आपको यहाँ से बिल्कुल नहीं दिखने वाला कुछ भी, और शो वाला मतलब सब कुछ दिख सकता है। ये आइज वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, यहीं से यहाँ से भी आप हाइड या फिर शो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ओवल को हाइड कर रहा हूँ तो ओवल आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, रेक्टेंगल को हाइड कर दूंगा वो भी नहीं दिखेगा। इस एल्बो कनेक्शन को अगर मैं कनेक्टर को अगर मैं हाइड करूंगा वो भी नहीं दिखने वाला है आपको, ठीक है। लेकिन वैसे अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ उस लाइन पे तो सब दिखने वाला है। अब अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एल्बो को मैं कुछ और रख देता हूँ, ये सीढ़ी जैसा दिख रहा है ना, तो मैं इसको स्टेयर नाम दे देता हूँ। अब मैंने स्टेयर पे जैसे सिलेक्ट किया, देखिए वो सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे आप नाम भी चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके। आई होप आपको अरेंज ऑप्शन के सारे सब ऑप्शन समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्विक स्टाइल्स की तरफ। क्विक स्टाइल का ऑप्शन आप तब यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कलर चेंज करना है, तो आपको ऐसे कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स के ऑप्शंस दिखते हैं जिनको कि आप यूज़ करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लू ब्लू पे रखा, मैंने कर्सर ब्लू हो गया। ये मैंने ऑरेंज SN2 पे रखा, ऑरेंज SN2 हो गया। येलो, ग्रे, ऐसे कई से ऑप्शन आपको दिख जाते हैं जिनका कि यूज़ करके आप अपने शेप्स को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, जैसे इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है। वैसे आपको बहुत से ऑप्शन दिख जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। आगे बढ़ते हैं शेप फिल। शेप फिल का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने शेप में कौन सा कलर भरना चाहते हैं। इसमें से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मैंने क्विक स्टाइल्स में ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट किया है, इसलिए मैं यहाँ पे भले ही कोई भी कलर सेलेक्ट करूँ वो ट्रांसपेरेंट कलर ही दिखेगा। जैसे पे मैंने ग्रीन को सिलेक्ट तो किया है बट वो ट्रांसपेरेंट ग्रीन दिख रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ से आकर एक नॉर्मल सॉलिड कलर पे सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ब्लैक है, और अब मैं शेप फिल में आकर
कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर रहा हो तो एकदम सॉलिड कलर आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका शेप फिल में आपको अगर कोई कलर देना नहीं है आपके ऑब्जेक्ट्स में, तब आप नो फिल वाले ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि आपका जो ओवल शेप है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। मतलब आपका ओवल शेप इस रेक्टेंगल शेप के ऊपर था, अब ये रेक्टेंगल शेप जिसके ऊपर आपका ओवल शेप था वो भी आपको शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझा होगा। आगे बढ़ते आई ड्रॉपर वाले ऑप्शन की तरफ। आई ड्रॉपर मैंने इससे पहले भी आपको ऑलरेडी समझाया था, अब वापस समझा देता हूँ। आई ड्रॉपर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे ये पिक्चर है, यहाँ से मैं आई ड्रॉपर यूज़ करता हूँ। शेप फिल में आके आई ड्रॉपर यूज़ किया मैंने। ये वाला जो कलर है इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आता हूँ। शेप फिल में आकर ये देख सकते हैं रिसेंट कलर्स में वो जो मैंने सेलेक्ट किया था आई ड्रॉपर का, आई ड्रॉपर से जो मैंने सेलेक्ट किया था वो रिसेंट कलर्स में आ चुका है, ठीक है। अब जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा, ये हमारा जो शेप है ओवल शेप, वो उस कलर का हो जाएगा जिस कलर से मैंने आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया था। अब अगर मैं यहाँ यहीं पे आकर वापस आई ड्रॉपर का यूज़ करता हूँ और ये जो एकदम वाइट पार्ट है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ पे आ जाता हूँ, वापस इसको सिलेक्ट किया मैंने। शेप फिल में आकर आई ड्रॉपर में ये देखिए दूसरा ऑप्शन आ गया। ये पूरी तरीके से वाइट नहीं है, स्टिल आप देख सकते हैं डिफरेंस ये वाइट और इस वाइट में। तो आई होप आपको आई ड्रॉपर का मीनिंग प्रैक्टिकली समझा होगा। आगे बढ़ते हैं पिक्चर्स की तरफ। पिक्चर का मतलब आप अपने शेप में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पिक्चर पे सिलेक्ट करता हूँ, फ्रॉम फाइल ऑनलाइन पिक्चर्स या फिर फ्रॉम आइकन्स। आइकन्स मतलब आप कोई भी आइकन इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि आप इंसर्ट टैब में सीखने वाले हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स भी इंसर्ट टैब में और फ्रॉम फाइल भी इंसर्ट टैब में। फिलहाल आपके लिए मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि फ्रॉम फाइल पे मैंने सिलेक्ट किया। जैसे मैंने फ्रॉम फाइल पे सिलेक्ट किया, आपके सामने इतने सारे पिक्चर्स आ गए, ठीक है। अब इसमें से मैं अगर ये वाले पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इंसर्ट किया आप देख सकते हैं कि वो वाला पिक्चर इस शेप के अंदर आ चुका है। अब इस शेप को आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी मूव करना चाहे, अगर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे रखूंगा। आई होप पिक्चर भी आपको समझा होगा। आगे बढ़ते स्क्वायर शेप के साथ ग्रेडियंट को समझने के लिए। ग्रेडियंट में आपको बहुत से ग्रेडियंट कलर्स दिख जाते हैं, जो कि ऐसे बोल सकते हैं कि शेड है, सेम कलर के शेड। अब ऑलरेडी ब्लू था यहाँ पे, इसलिए आपको ब्लू कलर के काफ़ी सारे वेरिएशंस दिख जाएंगे, शेड्स, जिनका यूज़ करके आप अपने जो शेप्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे अब मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। देखिए नीचे वाला पार्ट डार्कर है और ये वाला थोड़ा लाइट है, मतलब एक शेड दिया हुआ ऐसा लग रहा है, ठीक है। उसी के साथ आगे मिलता है आपको टेक्सचर का ऑप्शन। टेक्सचर के ऑप्शन में क्या होता है कि आप इस स्क्वायर शेप में ऐसे कहीं से टेक्सचर्स जो बैकग्राउंड में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ये वाला टेक्सचर हो गया, ये वाला हो गया, या फिर ये हो गया। इसमें से कोई भी टेक्सचर आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और टेक्सचर्स चाहिए तो मोर टेक्सचर में आके आपको यहाँ से टेक्सचर्स मिलेंगे। यहाँ से आप चेक करके टेक्सचर जो भी आप देना चाहे वो दे सकते हैं। सो आई होप आपको शेप फिल के सारे ऑप्शन ठीक से समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं आपके शेप आउटलाइन की तरफ। शेप आउटलाइन के लिए सबसे पहले तो आपको इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग और एक नया सा शेप लेते हैं। स्टार ले लिया। अब थोड़ा जूम करके देखते हैं। सिलेक्ट करता हूँ मैं स्टार को और यहाँ से शेप आउटलाइन वाले ऑप्शन पे आकर ब्लैक कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ या फिर कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करता हूँ। ब्लैक कलर सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट किया है, भले ही आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए सबसे पहले इसका डैश थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, हाँ 6 पॉइंट। अब देख सकते हैं कि आपका जो शेप है उसके बाहर एक ब्लैक कलर का आउटलाइन आ चुका है। वैसे आप इस शेप को भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर, ये वाला कलर दे रहा हूँ और उसके बाद शेप आउटलाइन में आकर वेट में 6 पॉइंट्स या फिर 4.5 पॉइंट्स, इसमें से कोई भी पॉइंट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अगर मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो शेप है उसके बाहर एक आउटलाइन आ रहा है अपने वांटेड कलर्स में, ठीक है। इसमें भी आपको आई ड्रॉपर और मोर आउटलाइन कलर्स के ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कलर्स को। जैसे मैं अगर यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इस एरो को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका जो भी शेड आप चाहते हैं वो दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इतना रख रहा हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपके शेप का जो आउटलाइन है, जो कलर मैंने ऑलरेडी बनाया था वो कलर आ चुका है, ठीक है। आई ड्रॉपर मैंने अभी आपको समझाया, वेट भी आपको आई होप समझाया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। डैशेस का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको आउटलाइन में अगर डिज़ाइन अगर चाहिए, जैसे कि ये डैशेस है तो आप देख सकते हैं बीच बीच में गैप आ रहा है और उसके बाद डैश, फिर से गैप, फिर से डैश। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन दिख जाते हैं डैशेस में, आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शेप इफेक्ट्स की तरफ। इसमें क्या है, आपको अपने शेप को इफेक्ट देने के लिए एक ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अगर मैं स्टार शेप को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके शैडो पे क्लिक करता हूँ, ये आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, तीन अलग अलग वेराइटी, जैसे आउटर हो गया, इनर हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया। पर्सपेक्टिव पे अगर आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो शेप है उसके नीचे उसका शैडो बन के आ रहा है, वही
सेम शेप में। इसके अलावा आपको रिफ्लेक्शन के ऑप्शन भी दिखते हैं, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, ऐसे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं जिसका यूज़ आप अपने ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन टाइप आ रहा है, भले फुल नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने फुल वाले रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट नहीं किया है, फुल वाले वेरिएशन को सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे मैंने फुल वाले को सिलेक्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं कि सेम अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है स्टार शेप का। ठीक है। ग्लो में आकर आपको, आप जो अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ा ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं, ग्लोइंग इफेक्ट। जैसे येलो कलर को अगर मैं यूज़ करूँ तो येलो कलर का ग्लोइंग इफेक्ट आपके ऑब्जेक्ट में आ जाता है। मोर ग्लो कलर्स का भी यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपके ज़रूरत के अनुसार जो भी कलर आपको चाहिए। ठीक है। 3D रोटेशन मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट को 3D वे में रोटेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये वाले ऑप्शन को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आपका जो स्टार है पहले ऐसे था और अभी ऐसा हो गया। अब दूसरे वाले में हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया वो। ठीक है। बीवेल का मतलब, बीवेल को आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे कि अभी मैं ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इस स्टार वाले जो शेप है इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब मैंने इस पे सिलेक्ट किया। ठीक है। सिलेक्ट करने पर आप देख सकते हैं आपका जो आउटलाइन है और आपका इनर कलर है उसके बीच में एक वाइट कलर का लाइन अपीयर हो रहा है, मतलब उसको एक 3D इफेक्ट बोल सकते हैं, वो दे रहा है आपका बेवेल वाला ऑप्शन। सॉफ्ट एजेस, यहाँ से आप अपने स्टार के एजेस को जो वैरायटी का रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अगर आपने जितने भी फॉर्मेटिंग किया आपके शेप को, उन सबको अगर आपको हटाना है तो सब जहाँ जहाँ पे आपने जो कुछ भी यूज़ किया है, जैसे अभी शैडो मैंने यूज़ किया था तो यहाँ से मैं नो शैडो पे आऊँगा, रिफ्लेक्शन में यूज़ किया था नो रिफ्लेक्शन पे आ जाऊँगा, तो आपका देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन भी हट गया। शैडो में आकर नो शैडो में आऊँगा तो शैडो भी हट गया। वैसे ही अब इन सब में आप नो रोटेशन, नो बेवल, नो सॉफ्ट एजेस, नो ग्लो, इन सब का यूज़ करके आप अपने जो भी एडिट्स हैं उनको हटा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ड्राइंग ग्रुप आपको अच्छे से समझा होगा। आगे बढ़ते हैं आपके एडिटिंग ग्रुप की तरफ। एडिटिंग ग्रुप के लिए सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट चाहिए, जिसके लिए आपको एक और स्लाइड ओपन करना है। यहाँ से मैं ब्लैंक स्लाइड ओपन करके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग रन करेंगे रैंड फंक्शन। अब आपके सामने एक रैंडम पैराग्राफ अपीयर हुआ है। यहाँ से अब हम लोग फाइंड के ऑप्शन का यूज़ सीखेंगे। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से आपको अगर कोई भी वर्ड ऐसे रैंडमली फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए फॉक्स इस वर्ड को ले रहा हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉक्स और फाइंड नेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉक्स है वो हाईलाइट हुआ है। और दूसरी बार अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो दूसरी जगह जहाँ पे फॉक्स लिखा था वो हाईलाइट हो रहा है। वैसे ही आप जहाँ जहाँ पे फॉक्स चेक करना चाहते हैं हर जगह आपको फाइंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते रिप्लेस वाले ऑप्शन पे। रिप्लेस का जो शॉर्टकट की है वो आप देख सकते हैं कंट्रोल+H है। रिप्लेस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब मैं फॉक्स के जगह वुल्फ अगर लिखना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे वुल्फ टाइप कर दिया। फॉक्स हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था। जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस या फिर रिप्लेस ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ जितने भी फॉक्स है हर जगह से फॉक्स हट के वुल्फ आ जाएगा। यहाँ पे फॉक्स था, वुल्फ आ गया। यहाँ पे भी फॉक्स था, वुल्फ आ गया। इस जगह पे भी फॉक्स था, वहाँ पे भी वुल्फ आ गया। ऐसे आप रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते सिलेक्ट को समझने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आपके जो तीनों भी शेप्स है वो तीनों भी सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, बैक आके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ मैं, फिर से इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्शन पेन ऑलरेडी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया जब मैं अरेंज आपको समझा रहा था, तो सिलेक्शन पेन आपको वापस समझाने की आई होप ज़रूरत ना पड़े, स्टिल आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी आपने शेप्स या फिर टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट किए हैं, अगर आपको सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी स्टार को सिलेक्ट करना है मुझे तो मैंने स्टार पे सिलेक्ट किया, स्टेयर पे सिलेक्ट किया, वो स्टेयर सिलेक्ट हो गया। रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। यहाँ यहीं से अगर आप हाइड करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, एंड देन शो कर सकते हैं। सो इसी के साथ आपका एडिटिंग ग्रुप और ड्राइंग ग्रुप दोनों भी ख़त्म होता है और आपका होम टैब पावर पॉइंट का ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे ग्रुप्स और उनके ऑप्शंस समझे होंगे ठीक से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।